हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। आज हम देखने वाले हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय कैसे हम प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड की वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम और सीखते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स की वर्किंग कैसे की जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते समय। तो प्रोविजन फॉर जो टैक्स है एक एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होती है कंपनी के लिए, जिसकी स्टडी 4 केसेस में हमको सीखनी है। मींस 4 ऐसे केसेस हैं जिनमें से कोई भी केस आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है। फर्स्ट केस है हमारा टैक्स पेड, ब्रैकेट में है नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स। इस इंफॉर्मेशन के थ्रू भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स की वर्किंग दी जा सकती है। तो अगर आपके क्वेश्चन में टैक्स पेड का अमाउंट है और नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स ये पर्टिकुलर भी दिया जा सकता है, ये इंफॉर्मेशन हो सकता है आपको ना मिले। तो अगर आपके क्वेश्चन में टैक्स पेड या नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स, या तो ये दोनों इंफॉर्मेशन मिल सकती है या पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक की इंफॉर्मेशन भी आपको दी जा सकती है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि कई बार आपके क्वेश्चन में जब टैक्स पेड और नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स अलग अलग केसेस में अगर हमको मिलते हैं तो हम इनको कैसे ट्रीट करेंगे उस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते समय। तो टैक्स पेड और नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स, इनकी वर्किंग हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही करनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय 3 एक्टिविटी होंगी। फर्स्ट है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही टैक्स पेड और नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स की वर्किंग मींस उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हमने एग्जांपल लिए हुए हैं और इन चारों एग्जांपल में हम वन बाय वन देखेंगे कि अलग अलग इंफॉर्मेशन में आपको कैसे टैक्स की वर्किंग करनी है। जैसे अगर फर्स्ट एग्जांपल लिया है कि आपके क्वेश्चन में सिर्फ टैक्स पेड का अमाउंट बस ही दिया हुआ है, तो आपको नेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स की अमाउंट यहां पर नहीं दी हुई है। तो अब आप इसकी वर्किंग कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा डिडक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर सिर्फ टैक्स पेड की अमाउंट मिलती है तो सीधे सीधे आपको जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मींस जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसमें से इसको माइनस कर देना है। जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार करेंगे तो हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें से ये 20,000 माइनस कर देंगे। सेकेंड एग्जांपल में अब इस बार आपके क्वेश्चन में टैक्स रिफंड का अमाउंट दिया है, टैक्स पेड का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो टैक्स रिफंड है मींस इससे हमारा क्या हो चुका है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट से आपको टैक्स का अमाउंट रिफंड आ चुका है। तो अगेन इसको आपको क्या करना है, प्लस कर देना है उसी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। टैक्स पेड करने से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है इसलिए आप इसको माइनस करते हैं, लेकिन टैक्स रिफंड आने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है इसलिए आप इसको प्लस करते हैं। थर्ड एग्जांपल में ये भी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि टैक्स पेड और रिफंड ऑफ टैक्स दोनों आपके क्वेश्चन में अवेलेबल हो। टैक्स पेड का अमाउंट आप देख रहे हैं 20,000 है और रिफंड ऑफ टैक्स का अमाउंट है 15,000। हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है 20,000 और रिफंड ऑफ टैक्स आ चुका है कितना, 15,000। तो इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद मींस माइनस करने के बाद हमें अमाउंट किसका ज्यादा दिख रहा है, टैक्स पेड का। तो हम 20,000 में से 15,000 को माइनस करने के बाद जो 5,000 रुपीज बच रहा है, क्योंकि टैक्स पेड का अमाउंट ज्यादा है तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 5,000 रुपीज हम अपने प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देंगे। मींस जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है
जब हम उस स्टेप पर पहुंचेंगे तो वहां से हमको 5,000 रुपीज माइनस कर देना है। नेक्स्ट है टैक्स पेड। अब आपके क्वेश्चन में है 20,000, लेकिन रिफंड ऑफ टैक्स का अमाउंट है ज्यादा। तो रिफंड ऑफ टैक्स अमाउंट ज्यादा होने के कारण इससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 20,000 और 35,000 का जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 15,000। सॉरी, यहां पर करेक्शन है, 15,000 रुपीज जो रिफंड ऑफ टैक्स जो एक्स्ट्रा है टैक्स पेड से, तो इस 15,000 रुपीज को हम प्लस कर देंगे कहां पर, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट केस में हम आते हैं। टोटल हमको ऐसे 4 केस की स्टडी करनी है प्रोविजन फॉर टैक्स की, उस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते समय। तो हम सेकंड केस में आ गए हैं और देख रहे हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इज एडेड टू करंट ईयर प्रॉफिट। मीनिंग अभी आपके क्वेश्चन में क्या था कि टैक्स पेड और रिफंड ऑफ टैक्स ये अलग अलग केसेस में आपको अवेलेबल थे, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है और वो भी एक ईयर का ही गिवन है, मींस 1 ईयर का ही गिवन है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम कि सपोज करो आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रीवियस ईयर 19 और 20, 19 हो गया आपका प्रीवियस ईयर और 20 हो गया आपका करंट ईयर, 2 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है 20,000 और 30,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो इस 15,000 को आपको क्या करना है, ये जो प्रॉफिट दिए हुए हैं पहले तो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे कि करंट ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लिखकर हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया, और उस डिफरेंस में प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट जो है 15,000 जो कि आपके क्वेश्चन में अवेलेबल था, इस 15,000 को ले जाकर प्लस कर देंगे और 25,000 जो आएगा ये होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो सेकंड केस में सिर्फ क्या मिल सकता है आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको मिल सकता है। तो इसको क्या करना है आपको, जो भी प्रॉफिट का डिफरेंस आप निकालो उसी प्रॉफिट में इस प्रोविजन फॉर टैक्स को प्लस कर दो। अब हम आते हैं थर्ड केस में। तो थर्ड केस में क्या होगा कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस मिल सकते हैं इस प्रोविजन फॉर टैक्स के। जैसे आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर 19 है और 20 जो है वो आपका करंट ईयर है, और प्रोविजन फॉर टैक्स अगर आपको 2 इयर्स का मिल जाता है तो आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो अब हम ये देखते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस है मींस प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है उसको आपको टैक्स पेड मान लेना है ड्यूरिंग द ईयर। मींस आप इस 10,000 रुपीज को टैक्स पेड मान लेंगे और जो करंट ईयर का है उसको आप टैक्स प्रोविजन मेड कर लेंगे, मींस इसको हम प्रोविजन मान लेंगे इन द करंट ईयर का। अब टैक्स पेड की वर्किंग कैसे करनी है, इट इज रिकॉर्डेड एज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। मींस ये जो 10,000 है कंपनी ने ये टैक्स पे किया है तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आपको इसको रिकॉर्ड करना है 10,000 रुपीज को, और 15,000 जो है ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, मींस इसको आपने प्रोविजन मान लिया है तो इसको ऐड करेंगे आप कहां पर, उस करंट ईयर के प्रॉफिट में। अब आते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर्मेट है, सबसे पहले आप एक फॉर्मेट तैयार करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का, जिसमें सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का हमेशा जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। तो आप बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखेंगे, जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है जो आपको दिख रहा है 19 का 10,000 है, वही अमाउंट आप बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिख लेंगे। और जो आपको करंट ईयर का बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो टू बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से आपको 15,000 डेबिट साइड लिख लेना है। देन बैंक अकाउंट के नाम से आता है टैक्स पेड। कंपनी ने जितना भी टैक्स पे किया हुआ है वो टू बैंक अकाउंट के नाम से आएगा। लेकिन अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बिगिनिंग का
और एंड का मींस ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस अगर आपको मिलते हैं तो जो बिगनिंग वाला है वही आपको टैक्स पेड बना लेना है। मींस जो 10,000 दिया हुआ है इसी को आप टैक्स पेड बना लेंगे। देन जो करंट ईयर का है ये हो जाएगा प्रोविजन। तो ये आपने टैक्स का प्रोविजन बना लिया है। तो ये जो है 15,000 रुपीज इसको आप रिकॉर्ड करेंगे उस करंट ईयर के प्रॉफिट में ले जाकर प्लस करेंगे। और ये जो है 10,000 जिसको आपने टैक्स पेड बनाया हुआ है ये रिकॉर्ड किया जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, डिडक्ट होगा फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। जब आप फोर्थ स्टेप पर पहुंच जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो वहां से आपको इस 10,000 रुपीज को माइनस कर देना है। ये हो गया हमारा थर्ड केस। ये थर्ड केस में बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स अगर 2 ईयर का दिया हुआ है तो प्रीवियस ईयर का जो भी होगा वो टैक्स पेड बनाएंगे आप, और जो करंट ईयर का होगा उसको आप प्रोविजन मान के उसको करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड करेंगे। तो इस 15,000 को हम करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे और जो 10,000 रुपीज है जो प्रीवियस ईयर का था उसी को हमने क्या बना लिया है टैक्स पेड बना लिया है। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट फोर्थ केस को समझते हैं। फोर्थ केस में क्या होगा, देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अगेन आपको अवेलेबल है। मींस प्रीवियस ईयर का अमाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स का अवेलेबल होगा और करंट ईयर का। अगर ये दो अमाउंट दिए होते और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर नहीं दी होती तो सेम वैसा ही ट्रीट करते जैसा केस नंबर हमारा थर्ड था। लेकिन यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको टैक्स पेड का अमाउंट दे दिया है। अब टैक्स पेड का अमाउंट पर्टिकुलर मेंशन है कि 65,000 है तो हम इस वाली अमाउंट को टैक्स पेड नहीं मान सकते। तो अब हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाते हैं। तो टू बैंक अकाउंट के नाम से जो भी कंपनी ने टैक्स पे किया हुआ है पहले तो उस अमाउंट को हमने लिख लेना है। देन जो ओपनिंग बैलेंस है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से क्रेडिट साइड आ जाएगा और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से। अब आप देख रहे हैं कि जो 65,000 और 15,000 का जब हम टोटल करते हैं तो ये होता है 80,000 और क्रेडिट में टोटल सिर्फ कितना मिला था हमको 10,000। तो 80,000 में से हमने 10,000 को माइनस कर दिया तो जो 70,000 रुपीज का टैक्स आया है ये एक प्रोविजन हुआ और इस वाले टैक्स को आपको करंट ईयर के प्रॉफिट में प्लस करना है। और जो 65,000 रुपीज का टैक्स पेड हुआ है इसको आप डिडक्ट कर देंगे कहां से, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। देन एक कंडीशन और बनती है इसी फोर्थ केस में। अभी आपके क्वेश्चन में क्या है टैक्स पेड का अमाउंट गिवन है, लेकिन अब ये भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट गिवन हो। तो आपको अब यहां पर टैक्स पेड का अमाउंट कैलकुलेट करना है। मींस प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है बिगनिंग का और करंट ईयर का। तो बिगनिंग का जो अमाउंट है वो आप यहां क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे और जो क्लोजिंग अमाउंट है वो आप डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। इस बार आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मींस प्रोविजन जो कंपनी ने किया हुआ है टैक्स का वो अमाउंट गिवन है 50,000 रुपीज तो वो आप करेंगे। तो ये क्रेडिट का इस बार टोटल ज्यादा हो रहा है 60,000 रुपीज हो रहा है। तो 60,000 में से आपको इस 15,000 को माइनस कर देना है। तो इस बार आप टैक्स पेड का अमाउंट निकाल लेंगे जो आपने फाइंड किया हुआ इस टैक्स पेड के अमाउंट को आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे और इस 50,000 रुपीज के प्रॉफिट को करंट ईयर के प्रॉफिट में प्लस कर देंगे। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स की टोटल जो वर्किंग थी हमने 4 केसेस में कर ली है। अब आ गए हैं हम प्रोपोज डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय इसकी वर्किंग इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोपोज डिविडेंड होता क्या है। तो डिविडेंड प्रोपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स is approved by shareholders in annual general meeting means AGM में। ऐसा डिविडेंड
जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा प्रपोज्ड कर लिया गया हो और शेयर होल्डर्स के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में इसको अप्रूव्ड कर लिया गया हो। और एनुअल जो जनरल मीटिंग होती हैं वो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होती हैं, मींस फाइनेंशियल ईयर के खत्म हो जाने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग होती है। तो उस डिविडेंड को बोला जाता है प्रोपोज डिविडेंड। अब इसमें अमेंडमेंट हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 6 अप्रैल 2016 बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसने अमेंडमेंट किया हुआ है और इस अमेंडमेंट के कारण अब प्रोपोज डिविडेंड की जो वर्किंग है वो जो हम पहले किया करते थे अब वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पहले क्या ट्रीटमेंट होता था कि कोई भी कंपनी है ना प्रोपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट में शो किया करती थी अंडर करंट लायबिलिटीज और उसका जो सब हेड था शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। लेकिन अब से कोई भी कंपनी प्रोपोज डिविडेंड की प्रीवियस ईयर के अमाउंट और करंट ईयर के अमाउंट को कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकती। ये नया अपडेट आया है, उसके अकॉर्डिंग अब कोई भी कंपनी प्रोपोज डिविडेंड की जो अमाउंट है उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करेगी। उसको कहां उसको शो करना है, डिस्क्लोज जो वो करेगी वो नोट्स टू अकाउंट में करेगी अंडर कंटेंजेंट लायबिलिटी मानकर। अब उसको बैलेंस शीट में उसका कोई भी प्लेस नहीं होगा प्रोपोज डिविडेंड का। अब प्रोपोज डिविडेंड की जो टोटल वर्किंग है वो नोट्स टू अकाउंट में की जाएगी और कंटेंजेंट लायबिलिटीज मानकर उसको ट्रीट किया जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि कैसे होता है। चलिए इसके बाद हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है प्रोपोज डिविडेंड का इन कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो प्रोपोज डिविडेंड के लिए रूल्स जो चेंज होकर आए हैं, नए जो अपडेट आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अब आपको सेशन 2020-21 से जो इंप्लीमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग तो प्रोपोज डिविडेंड की वर्किंग कैसे की जाएगी तो वो अब हम देखते हैं। फर्स्ट हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर सपोज करिए आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रोपोज डिविडेंड की 2 इयर्स के अमाउंट गिवन है, एक है प्रीवियस ईयर की अमाउंट और एक है करंट ईयर की अमाउंट। 2019 को हमने प्रीवियस ईयर लिया हुआ है और 2020 को करंट ईयर लिया हुआ है। 2019 का प्रोपोज डिविडेंड का अमाउंट है 25,000 रुपीज और करंट ईयर का अमाउंट है 20,000 रुपीज। तो अब हमको प्रीवियस ईयर के लिए क्या रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं और करंट ईयर के लिए क्या रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं तो अब वन बाय वन इनको देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर के लिए प्रोपोज डिविडेंड को 2 एक्टिविटी में रिकॉर्ड करना है। प्रीवियस ईयर के प्रोपोज डिविडेंड को 2 एक्टिविटी मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे आप इसको और सेकंड इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम इसको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट होगा उसमें ले जाकर इसको प्लस करना है। जो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट प्रॉफिट है उसमें इस प्रीवियस ईयर के प्रोपोज डिविडेंड को प्लस कर देना है, ये पहला ट्रीटमेंट होगा। और इसी 25,000 को जो प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड है उसको सेकंड टाइम आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते समय पेमेंट ऑफ प्रोपोज डिविडेंड में आप इसको शो करेंगे। देन करंट ईयर के लिए रूल्स क्या है? करंट ईयर के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय आपको इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। क्यों ट्रीटमेंट नहीं करना है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले यह देख लेते हैं कि करंट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड अगर आपके क्वेश्चन में मिलता है तो इसको कहां शो करेंगे हम। तो एज पर चेंज करंट ईयर प्रोपोज डिविडेंड will be now shown as contingent liability means करंट ईयर का जो प्रोपोज डिविडेंड है वो नोट्स टू अकाउंट में एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटीज मानकर आपको शो करना है।
लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय इसको कहीं पर भी आपको शो नहीं करना है। ये आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है। अब ऐसा हुआ क्यों कि इसको नोट्स टू अकाउंट कंटेंजेंट लायबिलिटी में ही लिखना पड़ रहा है? रीजन है कि प्रोपोज डिविडेंड क्या होता है? ऐसा डिविडेंड जो जिस ईयर डिक्लेयर होता है उसका पेमेंट उसके नेक्स्ट ईयर किया जाता है। सपोज करिए कि अगर 19 में 25,000 रुपीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स के द्वारा डिक्लेयर और अप्रूव्ड किया गया, तो 19 में अगर ये डिक्लेयर हुआ है तो 2020 में इसका क्या होगा? पेमेंट होगा। और जो 2020 में डिक्लेयर हुआ है तो उसका पेमेंट 2021 में होगा। तो जब 2021 में इसका पेमेंट होगा तो ये तो 20 का प्रपोज्ड है, तो 2020 से लेकर 2021 तक मींस इसको एक साल तक प्रपोज्ड मानकर हम नोट्स टू अकाउंट एज अ कंटेंजेंट लायबिलिटीज में हम इसको शो करेंगे। इसका कोई भी ट्रीटमेंट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय नहीं करना है। ये नया अपडेट है। देन अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड का मीनिंग डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल्सो पेड विद इन द फाइनेंशियल ईयर। मींस ऐसा डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है और उसका पेमेंट उसी फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। मींस कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 2020 में ये डिक्लेयर किया है तो इसका पेमेंट भी 2020 में ही होगा। तो जिस ईयर इसका पेमेंट होता है उस ईयर का प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट से ही डिविडेंड को पे किया जाता है शेयर होल्डर्स को। तो अगेन अब इसका ट्रीटमेंट आपको क्या करना है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें नेट प्रॉफिट में ऐड कर देना है, पहला ट्रीटमेंट होगा। और सेकंड जो इसका ट्रीटमेंट होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश बनाकर आपको इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करना है। तो दो ट्रीटमेंट हो गए। फर्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट में प्लस करेंगे, और सेकंड ट्रीटमेंट होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब आप तैयार करेंगे तो उसमें आउटफ्लो ऑफ कैश मींस अंडर द ब्रैकेट इसका अमाउंट शो करके आप वहां रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।